नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता भावलोठिया बुकशुक विद चाय पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। के लिए लेकर आई हूँ चंद्रकांता जी की एक और कहानी, न सोहनी न हीर। इंसान के जीवन में प्रेम एक बहुत खूबसूरत घटना है, लेकिन ये घटना जब जाति, धर्म या फिर गरीबी में फंस जाती है तो फिर इंसान के जीवन में किस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, इसी मनोस्थिति को बयां करती हुई ये कहानी है, न सोहनी न हीर। तो चलिए सुनते हैं। हादसे और अप्रत्याशित घटनाएं कैसे बिना दस्तक सूचना दिए सामने प्रकट होकर पैरों तले की जमीन खींच लेते हैं। इसका जी धसाऊ अनुभव पहली बार बिमला रैना को तब हुआ जब उर्वशी गृह त्याग करते समय उसके नाम एक चिट्ठी छोड़ गई। उस चिट्ठी में बेटी ने माथा ऊंचा रख खाटी भाषा में माँ के उम्र भर के जमा हासिल को अंगूठा दिखा दिया था, यह लिखकर कि मैं जा रही हूँ मम्मा, यूसुफ मेरे साथ है, मुझे ढूंढना मत। जाना जरूरी था क्योंकि मैं जान गई थी कि आप चाह कर भी यूसुफ को अपना नहीं बना पाएंगी। आपने प्यार को जख्म बनाकर परोसना ही सीखा है माँ, पर मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहती। दुख तो कई हैं माँ। आप दोनों ने मुझे वक्त के साथ चलने के काबिल बनाया, अपने फैसले ले सकने की कुव्वत दी, पर भूल गए कि मेरे फैसले आपकी सोच से अलग भी हो सकते हैं। माँ, मैं सोहनी लैला या हीर नहीं कि मर मिट कर शहीद हो जाऊं। आपकी बेटी उर्वशी हूँ, जिसे जीना ज़्यादा बड़ी चुनौती लगता है। भास्कर पत्र देखकर फुफकार उठा था। 7 पीढ़ियों और 17 जन्मों में भी ऐसी शर्मनाक घटना रैना खानदान में नहीं हुई थी, और अब यह सब भास्कर रैना के साथ होना था, जिसने अपने अधूरे सपने बच्चों में पूरे करने चाहे। एक विधर्मी के पीछे लट्टू होकर बेटी ने पिता को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। डैम। 100 दिनों नहीं, महीनों घर में दबा दबा महाभारत मचा रहा। एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते पति पत्नी इस महाकांड को लेकर आमने सामने युद्धरत तने रहे, और वर्ष भर बाद बिना किसी नतीजे पर पहुंच लस्त पस्त होकर बेटी का तर्पण कर बैठे। अब और हो भी क्या सकता था। संभ्रांत परिजनों, मित्रों, मोहल्लेदारों की सवालिया नजरों के उत्तर पहले तो सखी सहेलियों के पास या दूर की मद्रास कलकत्ता में रहती चाची ताई के पास गई है कह कर दिया। बाद में चुप रहे। दरअसल बाद में लोगों ने भी पूछताछ करना छोड़ जमाने को ही कोसना चालू कर दिया। सभी आयात वाले थे, शीशे के घरों में रहने वाले। फिर टीवी वीडियो का जमाना, MTV, GTV और आए दिन हाय सेक्सी, हेलो सेक्सी, चोली के पीछे क्या है नुमा गानों का चलन। जो ना हो उसी का आश्चर्य। वैसे भी लोगों ने वह आश्चर्य करना छोड़ ही दिया है। लेकिन बेटी का तर्पण करने के बाद भी न भास्कर बेटी को बुला पाया, न विमला। भास्कर को लगता दफ्तर में ही नहीं, गली मोहल्ले सड़क से गुजरते बार बार उस पर थूका फजीहत हो रही है। इस सब की जिम्मेदार उर्वशी की माँ है, जिसके खून में ही गलत काम, गलत संस्कारों के जीन्स भरे पड़े हैं। विमला पता नहीं क्या सोचती थी। हाँ, थाली में भात परोसते उसका हाथ रुक जाता। उर्वशी के वार्डरोब में हैंगरों पर लटके बुटीकों में डिजाइन किए सलवार कमीज, चौड़े पहुंचे के गरारा नुमा पैजामे और आकाश को ढकने वाली चौड़ी ओढ़नियां देखकर वह उन्हें उलट पलट कर महसूसती, छू छू कर सोचती, उर्वशी ने कितने चाव से बनाए थे, इन्हें भी छोड़ गई। खुद उसने जो उर्वशी की पसंदीदा जामदानी, तनशोई और कांथावर आदि साड़ियाँ लाई थी, वे तो अलग बक्से में भरी पड़ी हैं। फिर माँ पापा का लाड, वह भी तो। बेटा प्रणव छुट्टियों में महीने भर के लिए हॉस्टल से घर आया तो विमला ने चुन चुन कर बच्चों के मनपसंद पकवान बनाए, मेथी पनीर का साग और सीख कबाब खास करके। प्रणव ने पनीर चक्कर एक तरफ रख दिया तो विमला के मुंह से बेतहाशा ही निकल पड़ा, अरे तूने मेथी पनीर नहीं खाई? तेरी दीदी कितने शौक से बनवाती थी। भास्कर को तो जैसे तत्ता चिमटा छू गया। उसने पत्नी को खा जाने वाली नजरों से घूरते उसके मायके वालों की 7 पुस्तों को बेदर्दी से नोच काट कर चिंदी चिंदी कर डाला।
जवान बेटा पहले तो हैरानी से पिता का अचानक पड़े दौरे और माँ के जर्द पड़ते चेहरे को देखता रहा। बाद में पापा प्लीज स्टॉप इट कहकर प्लेट में खाना छोड़कर कमरे से बाहर हो गया। उसके कानों में पिता के चंद बोल नगाड़े की तरह बजते रहे। जैसी तुम वैसी तुम्हारी बेटी, नाम मत लो उसका मेरे सामने। तेरे पिता पर तरस खाकर मैं तुमसे शादी न करता तो तुम भी उस 2 टके के यार के साथ मुंह काला कर गई होती। उस दिन दूसरी बार हादसा घटा था। विमला के साथ जब वह जवान बेटे के सामने बिना वजह जलील कर दी गई थी। बेटी का नाम लेना अपराध हो गया, लेकिन उस दिन विमला ने पति के आरोपों का जवाब नहीं दिया। दीवारों से सिर फोड़ना उसने इधर छोड़ दिया था। रात तकिए पर सिर रखते वह उर्वशी को उमग कर याद करती रही। क्या सचमुच बिमला बेटी जैसी है, जैसा कि भास्कर ने कहा, जैसी माँ वैसी बेटी। उर्वशी ने कहा था, मैं सोहड़ी, लैला या हीर नहीं, वह भी तो इनमें से कोई नहीं थी और वह भी तो जीना चाहती थी, नीले आसमान में ऊंची उड़ान भरना। उस रात उसके मन के आईने में 25 साल पहले की विमला झांक आई। विमला नहीं, विम्मी, विम्मू, विमली। सोहनी, लैला, हीर, शीरी, ये नाम उसने जरूर सुने थे, बल्कि सच तो यह था इनके किस्से भी पढ़े थे, जोरदार किस्से। पढ़ते पढ़ते भल भल कर भीतर से कुछ उमगने लगता। सुड़कती नाक पोंछते उसने सुबुक सुबुक कर आंसू भी बहाए, पर वह जानती थी कि वह उनमें से कोई भी नहीं, न हीर, न सोहनी, न शीरी या हिमालही, होना भी नहीं चाहती थी। दरअसल अब्रक मार लगा किंगरीदार बारीक चुन्नटों वाला आसमानी या मोतिया दुपट्टा गले में रस्सी सा लटकाए गली मोहल्ले में बछड़ी सी घूमती बिमली के पास वक्त ही कहाँ था प्यार व्यार के चक्करों में पड़ने का। सुबह गई, दोपहर 2 बजे स्कूल से लौट बस्ता पटक दाल भात या सब्जी रोटी जो भी मिले बिना शिकवे खा लेती। स्कूल का होमवर्क निपटाते निपटाते ही बिल्ली टिल्लू 2-4 बार कमरे में झांक उमच माझे की खूब बड़ी चरखी दिखा दिखा कर ललचाते कि हम तो चले पतंग उड़ाने, आना हो तो। निक्की बिनी पिछवाड़े की गली में रस्सी टप्पा स्टापू, आल माल पहला थाल, माँ मेरी के लंबे बाल, और बाद में उम्र बढ़ने पर बैडमिंटन खेलने के लिए गुहार मचाते। शाम का खाना बनता भी तो उसी के जिम्मे था। माँ उसके खिलंदड़ेपन और पैरों में चक्री होने के कारण विमला के भविष्य की चिंता में घुली भुनभुनाती रहती। पिता पर बेटे को पढ़ाने का भूत सवार न होता तो वह मैट्रिक पास करने के बाद ही उसके हाथ पीले कर गंगा में गोता लगाती। माँ के कहे पिता के लाड़ ने बेटी को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीख सिखौवल की बात मुंह से निकलती कि पुलिसिए की तरह डंडा घुमाते घौसिया देते। यमदूत की तरह बेटी की जान के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, 4 दिन की मेहमान होती है लड़की। बाद में तो माँ खानदानी घराने के संस्कार लेकर आई थी, जिसमें पति की धौंस धमाल सुनना सहना और पीढ़ी दर पीढ़ी से सहने की सीख आगे सरकाना पहली शर्त थी। उसे बेटी को सहूर सिखाना था, सो उसके पैरों में जंजीर डाल घड़ी दो घड़ी गोड़ घुटने मोड़ कर बिठाने की तरकीबें सोचती रहती। लो, या सूप भर चावल ही चुन लो, कुछ नहीं तो मेथी ही तोड़ दो। माया वाया माँ के मन में भी कम नहीं थी। कहती थी कभी कभार माँ बाप के पास ही लाड निपटे हैं, बेटियों के बाद पराए घर और पराए मर्द के नाज नखरे उठाते वे भूल ही जाती हैं कि हमारे अंदर भी कोई इच्छा आकांक्षा भी है। कभी माँ लड़कियों से हेल मेल रखने से कभी नहीं टोकती, पर ताड़ की झाड़ लड़कियां छज्जों पर चढ़कर पतंग उड़ाती फिरे या वह सहन भी नहीं कर पाती। उसने सुना था कि महात्मा विश्वामित्र फिसल पड़े थे स्त्री के मोह में, फिर गली मोहल्ले के ताका झाकी करते सड़क छाप लौंडों से अपनी बिटिया को कैसे बचाया जा सकता था। लेकिन विमली को इसकी चिंता नहीं। एक बार उसकी पक्की सहेली निक्की ने उसकी आंखों में आंखें डाल राज भरा सवाल पूछा, तुझे कोई लड़का अच्छा लगता है? सभी अच्छे लगते हैं, तू क्यों पूछती है भला? वह हैरान होकर देखती रही। नहीं, वह मेरा मतलब तुझे किसी से लव हो गया है? सुनते ही विमली पर हंसी का दौरा पड़ गया। तू उस लव की बात करती है जो सोहनी को महिवाल से हुआ, या हीर को रांझे से?
गंभीर प्रश्न को मजाक में टलते देख निक्की को बुरा लगा था। ज्यादा सीधी मत बन, नहीं बताना चाहती तो तेरी मेरी कट्टी। तब इमली ने सखी को मनाते हुए ईमानदारी से कहा था, सच्ची निक्की, मैं किसी से लव शव नहीं करती, मुझे डर लगता है। देखो ना, जिसने प्यार किया उस पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। किसी को पत्थर मारकर जख्मी कर दिया गया, कोई नदी पार करते डूब गए, कोई चीखे मार मार अरदास करती कभी भी जबरदस्ती डोली में बिठाकर पराए घर भेज दी गई। ना बाबा, मैं तो जीना चाहती हूँ, खूब नीले आसमान में ऊंचा और ऊंचा उड़ना चाहती हूँ, उस लहराते पतंग की तरह जो बादलों के पार जाकर सूरज से बतियाती है। निक्की ने कहा, तू पागल है, तुझसे कुछ नहीं होने का। लेकिन होनी ने कहा, जरा ठहर ठहर, जरा वक्त आने दे। एक दिन कॉलेज से लौटते बिमली ने देखा गली के मोड़ तक कोई अनजाना लड़का पीछे पीछे चला आ रहा था। उसने सोचा होगा कोई। दूसरे दिन उस अनजाने लड़के ने मुस्कुराकर एक वजनी सा लिफाफा उसकी किंगरीदार ओढ़नी की चुन्नट में घोंस दिया। अरे कौन बदतमीज है या? विमली ने गुस्से से लिफाफा झटक दिया जैसे कोई बिच्छू हो। मनीष पहले घबराया फिर हंस पड़ा। बेशरम, बेहया, लच्चा, लफंगा, तेरी बहन नहीं? उसने चुन चुन कर गालियां सुनाते वह माँ बहन वाला मुहावरा दोहराया जो उन दिनों ऐसे मौक़ों पर इस्तेमाल हुआ करता था। खासा असरदार, लेकिन लड़के पर कोई असर नहीं हुआ। ले लो ना प्लीज़, उसने याचना भरी नज़रों से देखा। क्यों? विमली खतरा भाप अपनी सुरक्षा के लिए अड़ी अड़ी कठिन सवाल पूछने लगी। बोलो, क्यों ले लूँ? कौन हो तुम? किसी सल्तनत गुलिस्तान के शहजादे हो जो मैं तुम्हारी बात मानूं? मैं मनीष हूँ, एमए फाइनल का स्टूडेंट। शहजादी गुलबशा, तुम्हारे लिए ताजमहल बनवाऊंगा, उसने अदब से इल्तिजा की। होनी ने मनीष की बाह बंद कर बिमली का रास्ता रोका। यह बात? बिमली ने पूरी ताकत लगाकर बाहें हटाने की कोशिश करी। अरे यह बाजू है या राजा जनक का धनुष, इंच भर भी नहीं हिलता। विमली ने कमजोर पड़कर कहा कि वह शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा करेगी। जवाब में मनीष ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ पसीने से तरबतर था। यह तो पानी का गुब्बारा ही निकला। गुस्सा आना चाहिए था पर आया नहीं। शरीर सुन्न हो गया। दिल के आसपास कबूतर पंख फड़फड़ाते रहे। बिमली बिना वजह बेबस हो गई। अपनी बेबसी व निक्की के अलावा किसे बताती? निक्की ने कहा, तुझे प्यार हो गया है। वही मुर्गे की एक टांग। प्यार? उस मुस्टंडे से? जिन जैसा लगता है। अलादीन का? चलो अच्छा हुआ, तेरी सभी फरमाइशें पूरी कर देगा। मनीष जो भी था, इश्क में गिरफ्तार था। चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखता रहा, बहलाती फुसलाती हाले दिन बयान करती बेशुमार चिट्ठियां। जिन भी ऐसी हरकतें करता तो सारी जिंदगी फुस हो जाती। बंदे को कोई काम धाम नहीं। विमली पहले हंसती रही, बाद में इंतजार करने लगी। खिड़की दरवाजों से झांक उचक गली में आते जातों के चेहरे देखती रही। दिमाग में घंटी बजी, कहीं तो सोहनी हीर वाली लाइन में तो नहीं खड़ी हो रही है। अरे नहीं, मुझे क्या कोई काम धाम नहीं जो बेकारों के शगल पालूं? उसने नाक पर से मक्खी की तरह ख्याल झटक दिया। बाहर बसंत आया। हवा में मदहोशी करती गंध समा गई। फिर गर्मी, जिसका काम यूं भी तन मन को झुलसाना होता है। उसके बाद आई झरझर करती झड़कती वर्षा। वर्षा की फुहारों से भरे मेघ के मतवाले हाथी पर चढ़ी हुई, चमकती विद्युत पताकाओं को फहराती हुई, मेघ गर्जना के नगाड़े बजाती हुई। अरे यह तो कालिदास के ऋतुसंहार की वर्षा है, इसका बिमला से क्या लेना देना? लेकिन नीले आसमान पर मेघ छा गए और बिमला की पतंग बादलों में खो गई। वह घुमड़ते बादल देख रुआसी हो गई। क्या कालिदास का यश भी मेघ देखकर ऐसे ही उदास हो गया था? खिड़की के नीचे बारिश में मनीष भीग रहा था, भीगा कौवा, भीगे कपड़ों में खड़ा खेत का बिजुका जैसा। बिमली कब तक खिड़कियों की संधो झिर्रियों से देखती? जब तक झलक भर दिखा बाई बाई न करे, वह टलेगा थोड़ी। हठी विस्मार्क, उसने मनीष को नया नाम दिया।
क्या कुछ होता रहा, जाने अनजाने की खिलंदड़ी विमली संजीदा होती गई। निक्की ने पूछा, क्या करूं समझ नहीं आता, क्या सोनी की तरह मुझे भी उफनता दरिया पार करना पड़ेगा? निक्की ने अपनी माँ से कहा। माँ ने तसल्ली दी, वह सिफारिश करेगी। मौसी ने बिमली की माँ से जब कहा कि वह लड़का अच्छा है, एमए करता है, बिमली को भी पसंद है, तो बिमली की माँ ने अपना माथा पीटा। मैं जानती थी लड़की कोई गुल खिलाकर रहेगी। बाबा सोच में पड़ गए। लड़का कौन? पूछताछ कराई। लो मिला भी तो बेटी को कौन? न हसब न नसब, न खानदान पानदान, न घर न घाट। नौकरी औकरी ही ढंग की होती तो सोच भी लेते। एमए कर रहा है, ऐसे हजारों एमए चप्पल घिसाते हैं, दफ्तरों में आवाजाही करते, वैकेंसी ढूंढते। ना भाई ना नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। उसने यह भी कहा, लाडो पली बेटी को वे भाड़ में नहीं झोंक सकते, नदी में बहा नहीं सकते। वे माँ बाप हैं, जो करेंगे ठीक ही करेंगे। निक्की की मौसी ने आह भर कर कहा, कहीं लड़का कुछ कर करा बैठे, बड़ा हठी है, कह रहा था। लेकिन बिमली के बाबा मनीष की दाढ़ी फूट धमकियों से डरने वाले नहीं थे। बिमली ने माँ को पिघलाने की व्यर्थ कोशिश की। हम रुक सकते हैं माँ, एक आध साल में कोई ना कोई काम उसे मिल जाएगा, ना मिले तो जो मर्जी हो कर लेना, घर से नहीं देश से बाहर कर देना, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। बेटी की जबानदारी पर माँ गश खाकर गिर पड़ी। बाबा से कहा, थोड़ा संख्या ला दे, किस चैन से आंखें मूंद लें, फिर जो होना हो ले, वह तो नहीं देख पाएगी। तब भी घर में महाभारत मचते मचते रह गया। अर्जुन के धर्म संकट में पड़ी विमली को किसी कृष्ण ने प्रहार की सलाह नहीं दी। अपनों के बीच अपनों के विरुद्ध होकर भी विमली युद्ध नहीं लड़ सकी और बिना लड़े ही हथियार डाल दिए। घर वालों ने सोचा इश्क का भूत उतर गया, रास्ते पर आ गई लड़की। होता ही ऐसा है अक्सर। माँ ने बनारसी जरदोई टिशू तारबान की लिशकारे मारती साड़ियों और चंदनहार कर्णफूल मगर मूंगा कंगन इत्यादि वस्त्राभूषणों से सजा कर बेटी को पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट के इंजीनियर भास्कर रैना के पल्ले से बांध दिया। विमली वरमाला फेरे डाल सुहागन बनी विदा हो गई। सखियों से गले मिले रोई तो जाने क्यों उसे हीर की चीखें याद आ गई। डोली चढ़ेंदा मरिया हीर चीका, मैनू ले चल बाबला ले चल बे, मैनू रख ले बाबला हीर आंखें, डोली चढ़ वे कहाँ ले चल वे, मैनू ले चल बावला ले चल वे, मैनू रख ले बावला हीर आंखें, डोली चढ़ कहार नी ले चल वे। लेकिन विमली डोली में नहीं, इंपोर्टेड कार में ससुराल चली गई। बिस्मार्क कहाँ गया था? बाद में सुना विमली के पिता ने मनीष की माँ के पांव पकड़कर लाज रखने का वचन लिया था और मनीष की माँ ने जान दे दूंगी कहकर बेटे को कमरे में बंद कर दिया था। दरअसल उन दिनों कुछ हारे हुए प्रेमी प्रेमिकाओं को पराई होते देख एन लगन के वक्त दूल्हा बनकर 4-6 दोस्तों की बारात लेकर लड़के के घर धमक आते थे। 2-2 दूल्हे मैदान में आमने सामने होते। ऐसे में क्या तो फजीहत हो जाती पूरे कुनबे की, कहने की बात नहीं। लेकिन विमली बाइज्जत ससुराल पहुंची और आम लड़कियों की तरह ससुराल की हो गई। पति भास्कर कभी कभी मजाक करता, सुना तेरा कुछ चक्कर था किसी के साथ, क्या हुआ उस मजनू का? विमली हंसकर टाल देती, क्या मजाक करते हो? पर जब जब भास्कर याद दिलाता उसे मजनू पर पत्थर बरसाते हाथ याद आते, बारिश में भीगता मनीष याद आता, वह ध्यान झटक देती। गृहस्थी अच्छी जमी विमली की। उर्वशी बेटी और प्रणव बेटा 2 बच्चों की माँ बनी। उर्वशी ने एमएससी किया, बेटा इंजीनियरिंग के लिए दूसरे प्रदेश चला गया। बच्चे दोस्त बने, अपने कद बुद के हो गए, वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चला। एक दिन उर्वशी की माँ ने कहा, मम्मा मुझे यूसुफ अच्छा लगता है, मैं उसे जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। बिमली चौकन्नी हो गई, क्या फिर कोई हादसा घटने वाला है? लेकिन उर्वशी बिमली नहीं थी। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेती। एनसीसी ट्रैकिंग उसके शौक। भास्कर या बिमला किसी ने उसे टोका नहीं, बल्कि बढ़ावा दिया। रोमियो जूलियट नाटक खेलते ही तो यूसुफ से दोस्ती हो गई। क्या नाम बताया? भास्कर ने ठीक से सुना नहीं या शायद विश्वास नहीं किया अपने कानों पर कि बेटी इस नाम से जुड़ सकती है।
उर्वशी की आवाज़ में कोई कंपन नहीं था। स्वभाव ही नहीं था बात घुमा फिरा कर कहने का। लेकिन भास्कर सुन नहीं सका। चेहरे पर कई रंग आए, माथे की नसें तड़कने लगीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंची और तुम अभी रोमियो जूलियट से आगे नहीं बढ़े। शेम। पापा, हम बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं थक गया हूँ, आराम करूँगा। भास्कर अदबीच ही उठकर चले गए। बिमला चुपचाप मेज पर से डोंगे समेटने लगी। मम्मा, कुछ कहो। उर्वशी ने मासी याचना की, पर बिमला कुछ बोल ही नहीं पाई। विकास का चक्र उल्टा घूम गया। कई दिन घर में अबोला रहा। बिमला ने पति को समझाना चाहा, लड़की सयानी है, तुम जिद मत करो, अब वक्त बदल गया है। नहीं, भास्कर रैना ने साफ इनकार किया। वह अपनी नाक कटने नहीं देंगे। अमीर गरीब से वे नहीं मानते, खानदान वानदान भी नहीं। पर यहाँ धर्म की बात है, इसका मतलब समझती हो? कोई न कोई वजह पैदा कर ही देते हैं सनातन संस्कारों और थोथे अहंकारों से बने बुजुर्ग, और इसे होनी कहते हैं। भास्कर रैना का सिर आकाश में तना रहता है। बच्चों के लिए उन्होंने क्या क्या सपने नहीं देखे। नो नो, फॉरगेट इट। दोस्ती ठीक है, पर शादी नहीं। शादी में सिर्फ दो जने नहीं, दोनों तरफ के परिवार नातेदार जुड़ते हैं। कैसे हो पाएगा? उर्वशी ने बहस नहीं की, तर्क वितर्क भी नहीं। सोच की खिड़की बंद हो तो कैसे संवाद हो पाएगा? उसे चुनाव करना था, उसने किया। जीना, साथ रहना उसे है, अपनी शर्तों पर जिएगी। और भास्कर ने कहा, जैसी माँ वैसी बेटी। रात की स्याह खामोशी में करवटें बदलती बिमला को पहली बार लगा कि भास्कर ने ठीक कहा है। बहुत कुछ ना होकर भी कुछ वो तो है जो बिमली मन ही मन होना चाहती थी। माँ के संख्या खाने के डर से चुपचाप मंडप में बैठने वाली बिमली, मन के तहों में रोती हुई हीर बसाए बिमली ने जिंदगी ढोई है। जी नहीं, लेकिन उसने अपने भीतर की कमज़ोर लड़की को पिछले 25 सालों से बार बार लताड़ा है। उठते बैठते भास्कर के मनीष से जुड़े प्रहारों ने उसे बार बार मनीष की ओर लौटाया है। बार बार मरते हुए भी उसने जीना चाहा है। उर्वशी भी जीना चाहती है, लेकिन वह कमज़ोर नहीं है। वह उस बिमली की बेटी है जो अहंकार को संस्कार समझने के जुर्म में यातना गृह में 25 वर्ष बिताकर मुक्त हो गई है। इस मुक्ति के एहसास के साथ बिमली ने अपने माँ पापा और भास्कर को ही नहीं, दुनिया की तमाम सोहनियों और हीरो को भी माफ़ कर दिया।